गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एलएलएम के 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। सो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। तो इंडियन फेडरेशन किस पैटर्न पर बेस्ड है? स्विट्जरलैंड, रशिया, यूएसए या कनाडा? सो इसका आंसर क्या रहेगा? कनाडा। यानी कि इंडियन फेडरेशन सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। कनाडा से हमने ये फीचर लिया है। इंडिया आपको पता ही है कि फेडरल कंट्री है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। इसलिए इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्वासी फेडरल। ठीक है, इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। सो इंडिया का जो हमने फेडरेशन स्ट्रक्चर है, इंडियन फेडरेशन हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया। आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमने अलग अलग कंट्री से लिया। आपको पता है जैसे कुछ चीजें हमने कनाडा से लिए, कुछ चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, कुछ चीजें हमने यूएसए से लिए। तो सिमिलरली हमने कनाडा से फीचर लिया इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन मतलब कि सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर डिवाइडेड है, जिसमें से सेंट्रल क्या है? थोड़ी स्ट्रॉन्गर है। जैसे हमने कुछ फीचर्स कनाडा से भी लिए हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फीचर हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। रेजिडुअरी पावर्स आर विद सेंटर, ये भी हमने कहाँ से लिया है? रेजिडुअरी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है। ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से ये फीचर लिया। रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर्स का मतलब क्या होता है? हमको पता ही है कि हमारे तीन लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट सॉरी हाँ, सेंट्रल लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ स्टेट लॉज बना सकती है। और कनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों, जिन सब्जेक्ट्स पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकती हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस जो कि कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हैं, ना वो सेंटर में है, ना स्टेट में है, ना कनकरेंट में। उन सब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअरी। रेजिडुअरी पावर। और ये किसके ऊपर लाई करती है? सेंटर के ऊपर। यानी कि रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई है? सेंटर यूनियन को दी गई है। कौन सी? एंट्री 97 में ये बताया हुआ है। एंट्री 97 लिस्ट 1 एंड आर्टिकल 240 से डील करता है। तो ये वाला फीचर भी हमने कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से बोरो किया है। सिंगल सिटीजनशिप वाला जो फीचर है वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से बोरो किया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये भी हमने कनाडा से बोरो किया है। और गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर, ये भी हमने कहाँ से किया है? कनाडा से ही ड्राइव किया है। सो आर्टिकल 1 इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या बोला गया है? आर्टिकल 1 में इंडिया को क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डेलिबरेटली यूज किया था यूनियन, क्योंकि स्टेट्स को हम पार्ट अवे नहीं कर सकते किससे? इंडिया से। इंडिया को हम यानी स्टेट्स को हम इंडिया से पार्ट अवे नहीं कर सकते, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डेलिबरेटली यूज किया था यूनियन। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर आर्टिकल 246 इसमें इंपॉर्टेंट है। 246 आर्टिकल, आर्टिकल 246, 246 क्या बोलता है? जो पावर्स है वो किस किस के बीच डिवाइडेड है? सेंटर और स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स डिवाइडेड है, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246। ये इंपॉर्टेंट है। सेवंथ शेड्यूल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सेवंथ शेड्यूल क्या बोलता है? हमारे पास तीनों लिस्ट बताता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के बारे में कौन बात करता है? सेवंथ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 248 भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो किसकी बात करता है? आर्टिकल 248 किसकी बात करता है? रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स किसके पास है? यूनियन के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स मैंने क्या बताया? यही कि जहां पर सेंटर, स्टेट और कनकरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, कि सेंटर इससे कोई सब्जेक्ट है ये मेंशन नहीं है कि इस पर कौन लॉ बनाएगा, सेंटर, स्टेट या कनकरेंट। कनकरेंट इसमें दोनों बनाते हैं, तो वो किस में आ जाता है? फिर रेजिडुअरी में आ जाता है। तो आर्टिकल 248 बोलते हैं कि रेजिडुअरी पावर्स किसके पास है? सेंट्रल के पास है, पार्लियामेंट के पास है। देन एंट्री 97, एंट्री 97 किसकी बात करती है? एंट्री 97 यूनियन लिस्ट की बात करती है। पार्लियामेंट पावर दी गई है इसमें रेजिडुअरी पावर्स को लेकर, वही सेम कि जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाते हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। सो हमने पढ़ा कि इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है? इंडिया के पास
फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल। इंडिया के पास यूनिटरी फीचर एज वेल एज फेडरल फीचर है, दोनों है, इसीलिए इंडिया को बोला जाता है क्वासी फेडरल। यूएसए, यूएसए इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप। आपको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये तो बिल्कुल कट हो जाता है। इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होती है, स्टेट्स होती है, तो ये कट हो जाता है, ठीक है। देन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से भी हमने और चीजें ली गई हैं, जैसे कि हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, रिकॉल, ये सब हमने स्विट्जरलैंड से लिया है। सो रशिया से भी हमने फेडरल स्ट्रक्चर नहीं लिया, तो याद रखना आपने कहाँ से लिया, हमने कनाडा, कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहाँ से बोरो किया है। तो अभी हमने पढ़ा इंडियन फेडरेशन, तो इंडियन फेडरेशन हमने कहाँ से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया है। और रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास रहेगी, ये भी हमने कनाडा से। फिर हमने 7 शेड्यूल देखा, 7 शेड्यूल में क्या बताया हुआ है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट बताई हुई है। 3 लिस्ट है जिसमें लॉज बनाए जा सकते हैं। जैसे सेंट्रल लिस्ट में बताया गया है, सेंट्रल लिस्ट में बताया गया है कि सेंटर किन किन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में बताया गया स्टेट किस किस सब्जेक्ट पर लिस्ट बना सकती है। कंकरेंट, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जिन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। देन आर्टिकल 246 हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइडेड है सेंटर एंड स्टेट के बीच। आर्टिकल 248 हमने पढ़ा कि जो रेजिडुअरी पावर्स है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। Okay. So fundamental duties were incorporated in the constitution on the recommendation of, तो fundamental duties हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, पार्ट 4A, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 51A। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल कितनी थी, 10 थी, फिर एक नई ऐड हुई, अब कितनी है, टोटल 11 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स को देता ही देता है। सो इमरजेंसी के वक्त, इमरजेंसी जब 1975 77 में लगी थी, एमरजेंसी 1975-77, तो गवर्नमेंट को लगा कि सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही हैं, उनको ड्यूटीज भी देनी चाहिए जो वो नेशन की तरफ अपनी फुलफिल करें। तो इसीलिए स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि क्या ऐड किए जाना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करनी चाहिए। स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने इंसर्ट किया था आपका आर्टिकल 51A, जिसमें उन्होंने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रखी, टोटल 10 रखी थी, हालांकि अब कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी, बट बाद में क्या हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या हुई, ऐड हुई, ठीक है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई। अब टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, मैंने बताया पार्ट 4A में है। आर्टिकल 51A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा 42nd अमेंडमेंट के वक्त काफी ज्यादा चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसने फंडामेंटल ड्यूटीज तो इंसर्ट की ही की थी, साथ में इसने प्रियम्बल में वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी भी ऐड किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट में वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड भी ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी प्रियम्बल में ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट में ही, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, जो कि क्या थी आपकी, आर्टिकल 21A में इन्होंने, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन,
आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, इन्होंने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी, जिसमें इन्होंने कहा था कि पेरेंट्स और गार्जियंस को प्रोवाइड करनी है एजुकेशन, किन चिल्ड्रन को जिनकी एज कितनी है 6 to 14 ईयर्स है, उनको क्या है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है 6 to 14 ईयर्स। तो ये बोला गया है कि पेरेंट्स और गार्जियन को उनको क्या प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है। ये थी हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या इन्फोर्सिएबल है, ठीक है। अगर कोई वायलेट करता है तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है नॉन इन्फोर्सिएबल, आपको ये पता होना चाहिए नॉन इन्फोर्सिएबल या नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल है फंडामेंटल ड्यूटीज, पर्सन कोई भी डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकता इनको इन्फोर्स करने के लिए, बट कोर्ट यूज कर सकता है इनको इंटरप्रिटेट करने के लिए, किसी लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटी, स्वरण सिंह कमेटी ने, स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज। रही बात शाह कमीशन की बात, तो शाह कमीशन 1977 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1977 में शाह कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी। इसने जस्ट इन्वेस्टिगेट किया था मिसयूज ऑफ पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त जो पावर मिसयूज हो रही थी इसने सिर्फ उतना इन्वेस्टिगेट किया था, ठीक है। तो मिसयूज ऑफ पावर को लेकर ये थी इमरजेंसी के वक्त, ठीक है। मिसयूज ऑफ पावर जो हो रही थी तो शाह कमीशन उसके लिए बिठाई गई थी। देन हमारे पास आ जाती है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एक सेकेंड, देखो शाह कमीशन क्या था, मिसयूज ऑफ पावर को लेकर थी, मिसयूज ऑफ पावर जो इमरजेंसी के वक्त हो रही थी। देन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का मेन काम क्या था, ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1977 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका क्या था, इम्प्रूव करनी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट फंक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसने क्या करना था मेनली इम्प्रूव करना था। ये थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के लिए मेनली कमीशन लाई गई थी और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज इसका कोई लेना देना नहीं है। देन हमारे पास आ जाती है संथानम कमेटी, संथानम कमेटी की हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में। इसका मेन था कि इसने मेजर्स बताने थे करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो करप्शन के लिए बिठाई गई थी, मेनली करप्शन को रोकने के लिए इसने क्या बनाने थे, अपने मेजर्स बताने थे, ठीक है। तो उसके लिए संथानम कमेटी बिठाई गई थी। देन स्वरण सिंह कमेटी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाली कौन सी है, स्वरण सिंह कमेटी। तो आपने याद रखना है स्वरण सिंह कमेटी डील करती है किससे, फंडामेंटल ड्यूटीज से। देन यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि इमरजेंसी शाह कमीशन ने जो इमरजेंसी के वक्त मिसयूज पावर हो रहा था उस चीज के लिए बनाई गई थी। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए की गई थी, और लास्ट आपकी करप्शन को मेनली डील करने के लिए की थी संथानम कमेटी, और स्वरण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, in which of the following cases it was held that there is no reason to compel non-smokers to be helpless victims of air pollution। तो कौन से केसेस में ऐसा कहा गया था कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोक नहीं करते हैं, उनको कोई कंपेल नहीं किया गया है कि वो एयर पॉल्यूशन के विक्टिम्स बने। सो कौन से केस में ये चीज बोली गई थी, मुरली डियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुरली डियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज बोली गई थी। इसमें कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनको कोई फोर्स नहीं किया गया है कि वो सिगरेट को इनहेल करें जो कि दूसरे सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कोई फोर्सफुली विक्टिम नहीं बनने की जरूरत है। अगर कोई, जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, सामने से कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं, सामने से कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, फिर आप भी इनहेल करते हो, तो उसकी वजह से जो स्मोकिंग होती है वो आपके नाक तक पहुंच जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कई जगह पर जो इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर ये चीज बैन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हार्मफुल है हमारे लाइफ की, जैसे हमारा राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 भी इफेक्ट होता है। सो कौन सा केस था, मुरली डियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट बैन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन कर दी थी, होल्डिंग दैट देयर वाज नो रीजन व्हाई नॉन स्मोकर शुड बी कंपेल्ड टू बिकम हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन।
अब कोई और पर्सन पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहा है, क्यों दूसरा पर्सन उसको इनहेल करे, नॉन स्मोकिंग पर्सन क्यों उसको इनहेल करे, जिसकी वजह से उसका राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है। अब देखो शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसमें। शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताए गए कस्टोडियल राइट्स ऑफ वुमेन प्रिजनर्स। ठीक है, वुमेन प्रिजनर्स की जो कस्टोडियल राइट्स है वो किस केस में बताए गए थे, शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि एनवायरमेंट लिटिगेशन ऑर्डर्स को लेकर काफी फेमस केस है, जिसमें आपके व्हीकल पॉल्यूशन, गंगा पॉल्यूशन, टास ट्रेपीजियम ये सब आ जाता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी नहीं होगा। देन समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड फॉर माइनिंग की बात करता है, जिसमें बोला गया था कि ट्राइबल लैंड आप ट्रांसफर नहीं करोगे माइनिंग के लिए, तो इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो समंथा वाला भी केस नहीं है। तो मुरली ड्योरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया था, बस इसमें बोला गया था कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना क्या है, टोटली कंप्लीटली बैन है। Okay, so next question. Doctrine of pith and substances. Doctrine of pith and substance is used to resolve conflicts when a law overlaps with subject in different legislative list. इसमें बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस बोला गया है एग्जामिन्स ट्रू नेचर एंड सब्सटेंस ऑफ एनैक्टमेंट टू डिटरमाइन व्हिच legislative list is truly falls under, so that इसमें क्या बोला गया है मेनली, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मेनली बोलता है कि कई बार क्या होता है कि सेंटर और स्टेट लॉ सिमिलर सब्जेक्ट पर बना देती है। जब सेंट्रल लॉ बना रही है तो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली वो जो लॉ वो बना रही है वो स्टेट लिस्ट को थोड़ा सा टच कर जाता है। तो कोर्ट क्या देखती है, कोर्ट देखती है कि रियल पर्पस क्या था, रियल पर्पस यानी कि पिथ, पिथ का मतलब क्या होता है, रियल पर्पस, रियल पर्पस क्या है उस लॉ को बनाने का, ठीक है। और ट्रू नेचर देखते हैं, ट्रू नेचर, सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या हो गया, ट्रू नेचर। तो कोर्ट ये देखेगी अगर लॉ मेनली सिर्फ उस चीज को, रियल पर्पस को जब डिटरमाइन कर रही है कि रियल पर्पस क्या था, वो उस चीज को फुलफिल कर रहा है, इफ द लॉ मेनली बिलोंग्स टू, लॉ जो वो मेनली बिलोंग कर रहा है करेक्ट लेजिस्लेटिव लिस्ट से, इसका मतलब है कि वो क्या है, वैलिड ही माना जाएगा इवन आफ्टर वो टच भी कर रहा है छोटे मोटे सब्जेक्ट्स को। ठीक है, सपोज पार्लियामेंट बैंकिंग पर लॉ बना रही है, ठीक है, बैंकिंग क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट कर आपकी मनी लैंडिंग को, मनी लैंडिंग किसका है, स्टेट लिस्ट है। ठीक है, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग किस में आ जाता है, यूनियन लिस्ट में। देन आपका मनी लैंडिंग, मनी लेंडिंग आ जाता है स्टेट लिस्ट में। अब जो यूनियन है वो बना रही है बैंकिंग को लेकर लॉ, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ भी इफेक्ट पड़ रहा है, मनी लेंडिंग जो स्टेट का सब्जेक्ट है वहां पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो कोर्ट क्या देखेगी, कोर्ट देखेगी कि इसका रियल पर्पस क्या है, इस लॉ को बनाने का रियल पर्पस क्या है, बैंकिंग ही है ना, अगर हाँ बैंकिंग है तो कोर्ट उसको क्या मानेगी, वैलिड ही मानेगी। अगर उसका रियल पर्पस ही बैंकिंग नहीं है, कुछ और है, मनी लेंडिंग को पूरी तरह से खत्म करना है कुछ और है, तो कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस में कोर्ट मेनली क्या देखती है, रियल पर्पस देखती है उस लॉ को बनाने का, ट्रू नेचर देखती है। ठीक है, अगर ये हो गया तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, मेनली ये डॉक्ट्रिन क्यों बनाया गया है, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी कन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है, उसी के लिए। तो यूज टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स व्हेन अ लॉ ओवरलैप्स विद द सब्जेक्ट इन डिफरेंट लेजिस्लेटिव लिमिट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूज टू रिजॉल्व, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए जब कोई लॉ ओवरलैप कर देता है किसी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो वो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ से आपने याद रखना रियल पर्पस, ठीक है, सब्सटेंस मतलब कि ट्रू नेचर कोड देखती है। देन नेक्स्ट ये देखिए, व्हाट कांट बी डन इनडायरेक्ट, डायरेक्टली कांट बी डन इनडायरेक्टली। ठीक है, जो चीज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, तो वो कौन सा डॉक्ट्रिन, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। और सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन मस्ट हैव टेरिटोरियल कनेक्शन विद द स्टेट, यानी कि जो भी लेजिस्लेशन लॉ बना रही है, ठीक है, अगर लेजिस्लेशन ऐसा लॉ बना रही है, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बना रही है जिससे बाहर की स्टेट के लॉज भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो तब बना सकते हैं जब उन दोनों के बीच क्या हो, टेरिटोरियल कनेक्शन हो। ठीक है, टेरिटोरियल कनेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस या टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, देन ये वाला कौन सा आगे हमने पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो ये तीन डॉक्ट्रिन हमने करे कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, वो क्या है, कलरेबल लेजिस्लेशन। और अगर
स्टेट कोई लॉ बना रही है जिससे दूसरे स्टेट के लॉ भी थोड़ा सा वहां पर भी वो लॉ लागू हो रहा है, ठीक है। जैसे पंजाब ने कुछ लॉ बनाया अपनी स्टेट को लेकर, अब पंजाब की कोई कंपनी है उसको लेकर उन्होंने लॉ बना दिया, अब उसके थोड़ा सा हिस्सा, चलो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी जो है वो थोड़ी सी दिल्ली में है, तो अब वहां पर ही वो अप्लाई होंगे। कोई स्टेट अपने स्टेट में लॉज बना रहे हैं तो बाहर की स्टेट में नॉर्मली अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस बोलता है कि अप्लाई हो सकते हैं दूसरी स्टेट में भी, तब अगर उनके बीच कोई कनेक्शन हो, ठीक है, टेरिटोरियल कनेक्शन। जैसे वो कंपनी जो पंजाब में कंपनी है उसका थोड़ा सा कनेक्शन का है दिल्ली में भी है, तो वहां पर भी वो लागू होगा, तो कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो वो है टेरिटोरियल एक्सेस। तो ये थे हमारे डॉक्ट्रिन्स। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो कौन से केस में ये बोला गया था? बेरुबारी यूनियन केस में, ठीक है। बेरुबारी यूनियन केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन केस 1960 का ये केस है, इसमें बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको हम इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं दे सकते हैं, ये जस्ट हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने की, बस इतना, ठीक है। उसके बाद बेरुबारी यूनियन केस के बाद कौन सा केस आया? केशवानंदा भारती केस आया, जिसने क्या बोला? केशवानंदा भारती केस ने बोला, ये 1973 का केस है, इसने क्या बोला उल्टा? इसने बोला प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये भी हम अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसने बोला था? केशवानंदा भारती केस ने। तो केशवानंदा भारती केस ने बाद में ओवर रूल कर दिया था बेरुबारी यूनियन केस को। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर? बेरुबारी यूनियन केस। बेरुबारी यूनियन केस में बोला था, पहले ये केस आया था, ठीक है, 1960 में, कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर केशवानंदा भारती केस है जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें फिर उन्होंने फैसला सुनाया था कि प्रियम्बल क्या है? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हम अमेंड कर सकते हैं प्रियम्बल को बट हम बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी लैंडमार्क केस है, केशवानंदा भारती केस, ठीक है। तो ये सारा यहाँ लिखा है कि केशवानंदा भारती केस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन, ठीक है। ओवर रूल किया था इसने, कौन सा? री बेरुबारी यूनियन केस को ओवर रूल किया था केशवानंदा भारती केस ने। सो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल आपको पता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंडिया क्या है? सॉवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपको पता होना चाहिए प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल में हमारे इंडिया को क्या बोला गया है? प्रियम्बल में हमारे इंडिया को बोला गया है सॉवर्न, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, इंडिया को बोला गया इंडिया सॉवर्न है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे प्रियम्बल में? जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए कौन कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। प्रियम्बल में लिखे हुए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद हमने पहले पढ़ा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से वर्ड हमारे ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी किसका पार्ट है? फ्रेटर्निटी का ही पार्ट है इंटीग्रिटी, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रियम्बल में ऐड हुए थे, ये तीनों वर्ड्स, ठीक है। तो याद बेरुबारी यूनियन केस में क्या बोला था? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंदा भारती केस 1973 में उसने क्या बोले? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी इस्टेब्लिश किया था। तो क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? हाँ, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है प्रियम्बल को, बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? कि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का आर्टिकल है, इसमें बोला गया है प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन नॉट लोक डैश लोकसभा। देखो, प्रेसिडेंट कैन नॉट डैश लोकसभा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एडजर्न। प्रेसिडेंट लोकसभा को एडजर्न नहीं कर सकता। एडजर्न कौन कर सकता है लोकसभा को? स्पीकर, ठीक है, सिर्फ स्पीकर कर सकता है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, प्रोरोग कर सकता है और सम्मन भी कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। अंडर आर्टिकल 85, देखो आर्टिकल 85 है इसका, 85, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सम्मन, प्रोरोग ईच हाउस एंड टू डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है। डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को,
एडजर्नमेंट ऑफ अ सिटिंग हाउएवर इज द पावर एक्सरसाइज बाय द स्पीकर। एडजर्नमेंट की पावर किसके पास है? सिर्फ स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के पास है लोकसभा के, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो किसके पास है? चेयरमैन के पास है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ हाउस ओन इंटरनल प्रोसीजर, नॉट एन एग्जीक्यूटिव हेड फंक्शनिंग, ठीक है। तो समनिंग, प्रोरोगिंग, डिसॉल्विंग हमने पढ़ा कि ये क्या है? ये प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 85, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर है सम्मन करने की पार्लियामेंट को, प्रोरोग करने की पार्लियामेंट को, और डिसॉल्व करने की लोकसभा को। बट प्रेसिडेंट एडजर्न नहीं कर सकता है हाउस को। एडजर्नमेंट कौन करता है? सिर्फ स्पीकर करता है लोकसभा का, या राज्यसभा का चेयरमैन करता है, ठीक है। सम्मन का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट को बुलाना बैठने के लिए, ठीक है, वो गया सम्मन। एडजर्न मतलब कि सस्पेंड करना सिटिंग को थोड़े टाइम के लिए, तो सस्पेंड करना सिटिंग को थोड़े टाइम के लिए, वो हो गया एडजर्नमेंट। और एडजर्न कौन कर सकता है? सिर्फ स्पीकर कर सकता है। प्रोरोग, प्रोरोग का मतलब होता है कि पूरे सेशन को ही खत्म कर देना, ठीक है, तो वो भी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। देन हमारे पास आ जाता है डिसॉल्व। डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व मतलब कि लोकसभा को खत्म कर देना, ठीक है, लाइफ ही लोकसभा की खत्म कर देनी, तो वो हो गया डिसॉल्व। प्रोरोग मतलब कि सेशन को एंड करना, ठीक है। डिसॉल्व मतलब कि लोकसभा को ही खत्म कर देना, तो वो चीज कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट कैन नॉट एडजर्न लोकसभा। एडजर्न कौन कर सकता है? सिर्फ स्पीकर कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 79 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 बोलता है कि पार्लियामेंट, ठीक है, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर हमने आर्टिकल 85 देखा। आर्टिकल 85 क्या है? प्रेसिडेंट की पावर्स बताई गई हैं, सम्मन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व की पावर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड विद। तो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की किसके पास होती है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर, गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 154 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर टू बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू गवर्नर। हाउएवर प्रैक्टिस में देखें तो गवर्नमेंट डायरेक्टली रन तो नहीं करता, पर्सनली रन नहीं करता है गवर्नमेंट को, बट जो गवर्नर है वो एक्ट करता है, ठीक है, किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हेड कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। तो लीगल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट के कौन हुए? गवर्नर, ठीक है। लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन हुए? गवर्नर। रियल एग्जीक्यूटिव की हम बात करें, रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस चीफ मिनिस्टर हो गया रियल एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 154 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट किसके पास है? गवर्नर के पास है। आर्टिकल 163 इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 163, 163 क्या बोलता है? गवर्नर एक्ट करता है किसकी एड और एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, एक्सेप्ट इन द मैटर्स जहां पर उसके पास डिस्क्रिशन है। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 163, ठीक है। तो याद रखना एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट किसके पास है? गवर्नर के पास है, ठीक है। पीपल ऑफ द स्टेट के पास तो नहीं है, आपको पता ही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के पास भी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट एड्स एंड एडवाइजेस गवर्नर। आर्टिकल 163 है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नर को। एग्जीक्यूटिव पावर इज कॉन्स्टिट्यूशनली वेस्टेड इन द गवर्नर, नॉट पर्सनली इन सीएम, ठीक है, सीएम के पास नहीं है पर्सनली। एंड डी बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये भी बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर देखेगी, ठीक है, स्टेट को देखेगी। सो ये भी नहीं इसमें होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर तो लॉज बनाते हैं, तो ये आंसर भी गलत है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड विद गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखो, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बोलते हैं, ये सही है। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बोलते हैं, ये भी सही है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलते हैं, ये भी सही है। जैसे बोला गया पार्ट 6 डीपीएसपी के बारे में बोलते हैं, तो ये क्या है? गलत है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फिर हमने पार्ट 4 ए भी किया था। पार्ट 4 हमने क्या किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो पार्ट
6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? स्टेट से डील करता है। ठीक है, तो पार्ट 6 में बोला गया डीपीएसपी, डीपीएसपी नहीं है, क्या है? स्टेट है। पार्ट 4 डील करता है किसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, बाकी सब सॉरी ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से पार्ट में क्या क्या बताया हो, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। तो राइट टू लाइफ जो हमारे पास आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू डाई नहीं इंक्लूडेड है, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा डाइट टू डाई क्या नहीं है? फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन से केस में ये बोला गया था? याद रखना अपने, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1966 का 1996 का केस है ये। अच्छा, अर्लियर पहले क्या होता है, ये जो केस है ना यहाँ पी राथीनामम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा था कि राइट टू लाइफ में क्या आ जाता है? राइट टू डाई भी आ जाता है। इस केस में ये कहा था, इस केस को इसने ओवर रूल करा था फिर। ठीक है, पी रथीनामम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है ये, 1994 का केस है। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ में क्या आ जाता है? राइट टू डाई भी आ जाता है। बट ये जो डिसीजन था बाद में किसने ओवर रूल कर दिया था? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने रूल डाउन कर दिया था। अब यहाँ देखो, अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ओवररूल्ड द अर्लियर 2 जज डिसीजन पी राथीनाम। ठीक है, जिसमें कहा था राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू साइड व्हाइल क्लेरिफाइंग दैट द राइट टू डाई विद डिग्निटी इन टर्मिनल इलनेस दैट इज पैसिव यूथेनेशिया इज कंसेप्चुअली डिस्टिंक्ट। देखो, पी राथम यूनियन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा कि ये ऑपोजिट था बिल्कुल ही। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है देन आ जाता है ज्ञान कौर। ज्ञान कौर में क्या बोला था? ये नहीं आता है इसमें। ठीक है, राइट टू लाइफ इज नॉट राइट टू डाई। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करती है हमारी लाइफ, ना कि इसकी एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि हम सुसाइड कमिट करें। आर्टिकल 21 में बोला गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, जो किसी कोई भी हमसे नहीं छीन सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, फिर हमारे पास सेक्शन 309 आईपीसी भी है जो पनिश करता था। 309 आईपीसी जो पहले था वो पनिश करता था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब सेक्शन 226 है इसका। अब इंडिया अलाउ करती है पैसिव यूथनेशिया। हाँ, इंडिया अलाउ करती है पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था कि पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया अलाउड है बट एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल जो कि हमारे एडवांस डायरेक्टिव होता है, ये कोर्ट ने कहा था कि ये अलाउड है, बट ये सेम नहीं है, राइट टू डाई की तरह सेम नहीं है। ठीक है, अगर पर्सन को अलाउ किया जा सकता है डाई, मतलब कि वो मर सकता है, मतलब डाई पर्सन कैन डाई विद डिग्निटी। ठीक है, ये चीज अलाउड है बट कुछ मेडिकल सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर ही। ठीक है, राइट टू डाई हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है, बट राइट टू डाई विद डिग्निटी रिकॉग्नाइज्ड है कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में। ठीक है, राइट टू डाई हमारे ज्ञान कौर केस में आया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी हमारे पास कॉमन कॉज केस में आया था। तो पी राथीनाथम हमने पढ़ा कि ओवर रूल कर दिया इस केस को किसने? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को। तो आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये राइट नहीं है, राइट टू डाई हमारे पास इसमें नहीं आता, राइट टू लाइफ में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट है किस चीज को लेकर? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। इस केस में कौन से? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जज केस है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या किया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, जिसमें कहा था जो ये वॉयलेट किसको कर रही है? वोटर्स की राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आर्टिकल 19(1)(a) में इनको दी गई। 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग एंड डायरेक्टिंग डिस्क्लोजर ऑफ डोनर डिटेल्स बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, क्योंकि ये वॉयलेट कर रहा था हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन।
कोर्ट ने कहा था कि लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है। ठीक है, सीक्रेट पॉलिटिकल डोनेशंस जो थी वो ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर रही थी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी एक तरह से ये अफेक्ट कर रही थी। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी वो क्या कर दी गई थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई थी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे वो 2018 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या होता था कि जैसे कोई पर्सन होता था, वो क्या करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेन बॉडी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया इसको पैसे देकर बॉन्ड्स खरीदता था। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो बॉन्ड होता था वो पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता था, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड के थ्रू सुप्रीम सॉरी यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाती थी, वहां से पैसे निकलवाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोसेस होता था वहां पर। तो कोर्ट ने इसको क्या कहा, कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। कहा कि इससे क्या हो रहा है, कौन पार्टी को फंड कर रहा है, कौन पर्सन पार्टी को फंड कर रहा है, ये चीज़ लोगों को नहीं पता चल पा रही है। ठीक है, तो ये जो है उनका एक तरह से आपका आर्टिकल 19(1)(a) को वॉयलेट कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। उनको पता होना चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को आखिरकार फंड कौन कर रहा है। ठीक है, इसमें पता नहीं चल पाता था कि कौन फंड कर रहा है, तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आपका क्या जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है पार्ट है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के, इसीलिए कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि वोटर्स को पता ही नहीं चल पाता था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फाइनेंस कर रहा है, इसीलिए कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा था। ठीक है, 19(1)(a) को भी ये वॉयलेट कर रहा था, जिसमें क्या जाता आपके पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आ जाता था। और आर्टिकल 14 जिसमें बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इस स्कीम ने चैलेंज किया आर्बिट्रेरीनेस को भी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, क्योंकि ये काफी आर्बिट्रेरी स्कीम थी, इसीलिए भी इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा 2024 का केस है। तो इसमें क्या बोला कि इलेक्टोरल स्कीम बॉन्ड क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, वोटर्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि कौन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहा है। ठीक है, इससे पहले एक केस आया था एडीआर केस 2002। ठीक है, इसी से पहले सिमिलर एडीआर केस एक 2002 का भी है। तो ये तो 2024 की बात हो गई। इसमें क्या बोला था, कैंडिडेट्स को डिस्क्लोज करने अपने क्रिमिनल केसेस को। ठीक है, क्रिमिनल केसेस डिस्क्लोज को लेकर था ये, डिस्क्लोज। ठीक है, डिस्क्लोज करने अपने क्रिमिनल केसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट्स को डिस्क्लोज करने। तो ये किसमें बोला गया था, अर्लियर जो एडीआर 2002 का केस था। ठीक है, और इस वाले में क्या बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन अमरजैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड। अमरजैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू डिजिटल एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि आज की डिजिटल एज जो है उसमें लोगों को एक्सेस मिलनी चाहिए डिजिटल सर्विसेज में। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज टू लिव विद डिग्निटी, ताकि वो डिग्निटी से रह सके। इसीलिए राइट टू डिजिटल एक्सेस भी क्या है, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल 21 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ में ही क्या जाता है, राइट टू डिजिटल एक्सेस भी आ जाता है। ठीक है, डिजिटल एक्सेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। कोर्ट ने कहा कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है, जो डिसेबल होते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज से, ऑनलाइन एजुकेशन से, या टेलीकॉम सर्विसेज से। ठीक है, तो उनको यहाँ से एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, इसमें बोला था। देखो इस केस में क्या हुआ था कि काफी लोग थे जिन जो डिसेबल थे, जैसे कि फेशियल डिसफिगरमेंट थी उनमें, अदर डिसेबिलिटीज थी कुछ। ठीक है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट, जो डिजिटल केवाईसी होती थी, डिजिटल केवाईसी, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो क्योंकि उन ऐप्स में क्या चाहिए थी, फेशियल रिकॉग्निशन चाहिए थी, बट उनके क्या होता था, फेशियल मतलब कि कुछ डिसफिगरमेंट्स होती थी उनके अंदर, जिसकी वजह से अपनी ये ऑथेंटिफिकेशन पूरी नहीं कर पाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल सिस्टम जो है सभी को एक्सेसिबल होने चाहिए, सब पर्सन को एक्सेसिबल होने चाहिए, क्योंकि ये किससे रिलेट करा, आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ से डील करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इन्होंने कहा राइट टू डिग्निटी इसमें आती है, राइट टू प्राइवेसी इसमें आती है, राइट टू एजुकेशन इसमें आता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इसमें आता है, राइट टू डिजिटल एक्सेस भी इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना बोला गया था। कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डिजिटल एक्सेस पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 इन अमरजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स का फर्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स क्या है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स का। अच्छा देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था, काफी लोग अपना मतलब कि घर उनका छूट गया था, ठीक है, उनको सीरियस ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस भी काफी ज्यादा हुए थे। तो ताकि ये सब चीजें फिर से ना हो, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, यूएन ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर अडॉप्ट किया यूएन ने। इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इसको कंसिडर किया जाता है जिसमें लोगों को क्या दिया, उनके राइट्स दिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स मिले थे, बेसिक राइट्स मिले थे, फ्रीडम मिले थे सभी ह्यूमन बींग्स को। ऑल्दो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट ये फाउंडेशन है मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की। तो यूडीएचआर अडॉप्ट किसने किया? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये अडॉप्ट किया था। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या थी? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को ये अडॉप्ट किया। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस। और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इसमें? टोटल आर्टिकल्स है 30, ठीक है, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 30 आर्टिकल्स हैं। ये सभी ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यूडीएचआर याद रखना, डिक्लेरेशन, ये यूडीएचआर है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, जस्ट एक डिक्लेरेशन है, ट्रीटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जीनोसाइड की कब, जीनोसाइड कन्वेंशन कब अडॉप्ट हुई थी? जीनोसाइड कन्वेंशन की हम बात करें, जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 में अडॉप्ट हुई थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1948 में अडॉप्ट हुई थी। और ये सिर्फ जीनोसाइड से डील करती है, ठीक है, जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 में, और ये सिर्फ जीनोसाइड से करती है, ठीक है, डील करती है। प्रोटोकॉल अमेंडिंग द स्लेवरी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल अमेंडिंग द स्लेवरी कन्वेंशन, ये स्लेवरी रिलेटेड इशू से डील करती है। देन बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जनरली रेफर्स टू इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, ये किसके बारे में बात करते हैं? इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है इंग्लैंड का, ना कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यूडीएचआर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द थर्ड जनरेशन राइट? तो इनमें से थर्ड जनरेशन राइट कौन सा? देखो, ह्यूमन राइट्स आर कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू 3 जनरेशंस। ह्यूमन राइट्स जो है वो 3 जनरेशंस में क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है, 3 जनरेशंस। ये इंडिविजुअल फ्रीडम को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या जाते हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट, यानी कि इंडिविजुअल को जो प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल के फ्रीडम को जो प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल की फ्रीडम को जो प्रोटेक्ट करे, वो फर्स्ट जनरेशन आ गया, ठीक है। सेकंड जनरेशन आ जाता है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स है, ठीक है। सेकंड जनरेशन में इकोनॉमिक और सोशल, जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को देते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो किस में आ जाता है? आपके सेकंड जनरेशन। फिर थर्ड जनरेशन आ जाते हैं, थर्ड जनरेशन सॉलिडेरिटी राइट्स, कलेक्टिव राइट्स सच एज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तो जबकि थर्ड जनरेशन है वो कलेक्टिव राइट्स होते हैं, जो कि कोई कम्युनिटीज साथ मिलकर या लोग साथ मिलकर एंजॉय करें, जैसे राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, ठीक है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो एनवायरमेंटल राइट्स किसके अंदर आ गए? थर्ड जनरेशन राइट्स में आ गए, ठीक है। देखो, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करें तो ये किसमें आ जाएंगे? हमारे फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हमारे फर्स्ट जनरेशन है, वेलफेयर राइट्स हमारे सेकंड जनरेशन है, और कलेक्टिव राइट्स हमारे थर्ड जनरेशन है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट जनरेशन में आ गए आपके पास पॉलिटिकल राइट्स, फर्स्ट जनरेशन में आ गए, ठीक है। देन कल्चरल राइट्स हमारे पास आ गए सेकंड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में हमारे कल्चर आ गए, और इकोनॉमिक भी किस में आ गए? सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में कौन से आ गए? एनवायरमेंटल राइट्स, ठीक है, लगे आपको पता। तो 3 जनरेशन में डिवाइडेड है हमारे राइट्स, कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं मेनली, ठीक है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स है। सेकंड जो सोशल और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देते हैं, और थर्ड जो कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई हो सकते हैं राइट्स। देन अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस इन विच दे आर इनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपको एक्ट्स बताए गए हैं, आपको बताना है, इसको अरेंज करना है कि कब कब ये इनेक्ट हुए हैं। तो देखो, यहाँ पर एक तो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है 1986 में, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आपका हुआ है? देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 का। वाटर एक्ट है 1974 का, फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, एयर एक्ट है 1981 का, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986
1986 का, तो ये आपको सारे ईयर्स याद होने चाहिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कब का है? 1972 का सबसे पहले आया, 1972 का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देन हमारे पास आ जाता है वाटर, वाटर आ जाता है फिर 1974। देन आ जाता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आ जाता है 1980। देन आ जाता है एयर, ठीक है, एयर आ जाता है 1981। और उसके बाद आ जाता है लास्ट एनवायरनमेंट, आ जाता है 1986, ठीक है। तो आपको कैसे लेना है? WWFAE, ठीक है, WWFAE। WW में क्या है? W सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास वाइल्ड लाइफ, ठीक है। देन वाटर, देन कौन सा आ जाएगा? फॉरेस्ट, एयर एंड एनवायरनमेंट। फिर इसके ईयर याद रखना है, 1972, फिर 1974 सीधा, फिर 1980, 81 और फिर सीधा 1986। तो आपको ये ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वाटर एक्ट, वाटर एक्ट वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करता है, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करता है। फॉरेस्ट एक्ट प्रिवेंट करता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। एयर एक्ट आपकी प्रिवेंट करता है और कंट्रोल करता है एयर पोल्यूशन को। एनवायरमेंट एक्ट जो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोला जाता है इसको, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, ठीक है। ये इनैक्ट किया गया था आफ्टर आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी 1984 में, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका इनेक्ट किया गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया 14th क्वेश्चन। देन इज 15th क्वेश्चन, which of the following cases is known as high water mark case इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन? तो कौन से केस को बोला जाए हाई वाटर मार्क केस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में? टीएन गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टीएन गोदा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस है, इसको हाई वाटर मार्क केस बोला जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दी थी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मॉनिटर किया था इस केस को काफी समय के लिए, ठीक है। इन्होंने मेनली कोर्ट ने जो आपकी फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंड किया था, ठीक है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन को लेकर मेनली ये केस था। ऑन गोइंग कंटिन्यूइंग मैंडामिस केस स्पैनिंग डिकेड्स, ठीक है। इसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपने फॉरेस्ट का क्या देखना है? डिक्शनरी मीनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपने फॉरेस्ट को देखना है, फॉरेस्ट का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो आपने देखना है, ना कि गवर्नमेंट उसको क्या, गवर्नमेंट किसको कंसिडर करती है किसको नहीं करती है, वो आपने नहीं देखना है, ठीक है। फॉरेस्ट की एक तरह से इसको टर्म को इन्होंने वाइडर कर दिया था, ठीक है, एक्सपैंड किया था। केस स्टार्ट होता है 1995 में केस स्टार्ट हुआ था। पर्सन थे जिनका नाम था टीएन गोदावर्मन थिरुमलपड़, ठीक है। इन्होंने पिटीशन फाइल की थी टू स्टॉप इलीगल डिफॉरेस्टेशन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पेड़ काटे जा रहे थे, इलीगली काटे जा रहे थे, इसीलिए इन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि इन्होंने टीएन गोदावर्मन थिरुमलपड़ ने। लेटर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कंसर्न किया था कि ये मतलब कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन केस है थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन केस बन चुका था ये इंडिया में, केस कंटिन्यूअस मैंडामेस के थ्रू चला रहा, ठीक है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कंटिन्यूअस मैंडामेस मतलब कि कोर्ट ने इस पर एक तरह से नजर रखी थी इस केस पर, ठीक है, पूरी तरह से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वर्ड फॉरेस्ट को हमने डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से देखना है, ना कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखना है कि फॉरेस्ट, ये चीज फॉरेस्ट है ये नहीं है, तो हमने इस चीज को कंसिडर कैसे करना है, उसका हमने डिक्शनरी मीनिंग देखना है, ना कि हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट ने किस चीज को फॉरेस्ट बना कर रखा है किस चीज को नहीं बना के रखा है। एनी एरिया सेटिस्फाइंग डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ फॉरेस्ट शुड रिसीव प्रोटेक्शन। अब डिक्शनरी के हिसाब से जो चीज फॉरेस्ट बन रही है उसको क्या दी जाएगी? प्रोटेक्शन दी जाएगी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन दी जाएगी। वहां पर इलीगल ट्री कटिंग जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल काफी ज्यादा नेसेसरी है, अगर आपको फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हाई वाटर मार्क केस, इसको हाई वाटर मार्क केस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने फॉरेस्ट के मीनिंग को एक्सपैंड कर दिया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज को इसने स्ट्रेंथन कर दिया था, ठीक है। और इसने जुडिशियल सुपरविजन भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काफी इंक्रीज कर दी थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया था? हाई वाटर मार्क केस। तो टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साले भाई मुल्ला, ठीक है, साले भाई मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसे डील नहीं करता, ये लैंडमार्क केस नहीं है फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर डैम को लेकर एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, न कि हाई वाटर मार्क्स। ये सरदार सरोवर डैम को लेकर इंपॉर्टेंट केस है, सरदार सरोवर
डैम को लेकर इंपॉर्टेंट केस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। देन समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, माइनिंग लीजेस इन शेड्यूल एरियाज का केस है, जिसमें बोला था ट्राइबल लैंड को डायरेक्टली आप कैन नॉट ऑर्डिनली बी लीज, ठीक है। प्राइवेट माइनिंग कंपनीज को आप लीज में नहीं दे सकते हो डायरेक्टली ट्राइबल लैंड को, ठीक है। ये इस चीज से डील करता है समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या रहेगा? टी एन गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Green bonds provides issuers access to a specific set of global investors who invest only in green ventures. Yeah, both private and public sector organization can raise capital with the help of green bonds. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो क्वेश्चन पूछी गई है ग्रीन बॉन्ड को लेकर, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीन बॉन्ड प्रोवाइड इश्यूअर एक्सेस टू इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सेकंड है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज कैपिटल थ्रू ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो टर्म्स हैं वो करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक स्पेशल बॉन्ड्स होते हैं जो कि इश्यू किए जाते हैं, ठीक है, ऐसी मनी को रेज करने के लिए जो बाद में सिर्फ यूज हुई किस चीज के लिए? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए जो रेस की जाएगी स्पेशल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो जो मनी कलेक्ट की जाती है ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, वो किस चीज़ के लिए यूज होती है? एक तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पोल्यूशन कंट्रोल, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज प्रोडक्ट्स, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या एक तरह से डब्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टर मनी देता है इश्यूअर को, ठीक है। इश्यूअर प्रॉमिस करता है कि उसको रिपे कर देगा मनी को इंटरेस्ट के साथ, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो मनी जो दी जा रही है वो किस चीज के लिए यूज होगी? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही इशू कर सकती हैं ग्रीन बॉन्ड्स को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी बोलते हैं वो भी इशू कर सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड्स को कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है? तो सेबी रेगुलेट करती है ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज को, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है कि मनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर जाती है, बट ग्रीन बॉन्ड में मनी सिर्फ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए ही यूज की जाती है, ठीक है। सो ये था आपका मेनली, जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स थे। ग्रीन बॉन्ड्स प्रोवाइड्स इशूअर एक्सेस टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट ओनली इन ग्रीन वेंचर्स, ठीक है। ग्रीन वेंचर्स में ही इन्वेस्ट करना है, प्लस साथ में इसमें बोला गया था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दोनों क्या कर सकते हैं? रेस कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड्स को, ठीक है। तो इसमें दोनों सब स्टेटमेंट्स क्या है? सही है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, doctrine of dash means that the absolute liability for harm to environment extends only to compensate the victims of pollution but also to cost of restoring the environment degradation. तो polluter pays principle, देखो polluter pays principle काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला केस भी काफी वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो ये किस चीज को बताया था इसने? कौन सा प्रिंसिपल लीड डाउन किया था? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। वेलोर सिटीजंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो था वो प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि holds the polluter absolutely liable not merely to compensate the victims of pollution but also to bear cost of restoring the environment degradation cost। ये इसमें क्या बोला गया था? polluter pays principle। इसमें बोला था कि जो पर्सन एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, ठीक है, कंपनी पॉल्यूट कर रही है कोई एनवायरनमेंट को, कोई पर्सन क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को अगर पॉल्यूट कर रहा है तो उनको कंपेंसेट तो करना ही करना है, ठीक है। एब्सोल्युटली वो लाइबल है, कंपेंसेट तो करेंगे ही करेंगे वो विक्टिम्स को, साथ में वो क्या करेंगे? पे करेंगे किस चीज के लिए? क्लीनिंग और रिस्टोरिंग, ठीक है। उस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो चीज उन्होंने खराब की, जो चीज उन्होंने डैमेज किया एनवायरनमेंट में, उस चीज को लिए वो पे करेंगे, प्लस साथ में उसको क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स। यानी कि एक तो वो क्या करेंगे? कंपेंसेट करेंगे विक्टिम्स को, पे करेंगे, सेकेंडली क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे उस डैमेज को जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। और इस कौन से इसमें केस में ये एक्सप्लेन किया गया था? वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बाकी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको प्रिवेंट करना है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वही बात है कि हमने प्रिवेंट करना है एनवायरमेंटल हार्म को इससे पहले की वो चीज हो, ठीक है। हमको पहले प्रिवेंशन कर देनी है, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बोला गया कि नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं लोगों से, गवर्नमेंट सिर्फ क्या है? उसकी ट्रस्टी है, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट इज ओनली अ ट्रस्टी, ये चीज इसमें बोली गई थी। देन पब्लिक न्यूसेंस आपको पता ही है, जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं पब्लिक में, ठीक है, वो चीजें डील करता है। टॉट्स का इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
Then statement that all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated is associated with. तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल ह्यूमंस यूनिवर्सल है, इंडिविजिबल है, इंटरडिपेंडेंट है एंड इंटररिलेटेड है, वो किससे एसोसिएटेड है? वेना कन्वेंशन 1993 से। ठीक है, वेना कन्वेंशन 1993 से ये डील करती है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स पे वीना में। ठीक है, वीना का है ऑस्ट्रिया, 1993 में हुई थी। इसने अडॉप्ट किया था वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसमें डिक्लेयर किया गया था कि सारे ह्यूमंस का यूनिवर्सल है, इंडिविजिबल है, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। यूनिवर्सल का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स बिलोंग करते हैं हर पर्सन से, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनलिटी, रिलीजन, रेस और जेंडर। देन इंडिविजिबल मतलब कि राइट्स हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हर राइट इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है। इंटरडिपेंडेंट, वन राइट डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है, एक राइट दूसरे राइट पर डिपेंड करता है, जैसे कि राइट टू, जैसे कि विदाउट एजुकेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है वो मीनिंगलेस हो सकता है। ठीक है, इंटर रिलेटेड, हर जो राइट्स है वो इंटर रिलेट करते हैं दूसरे राइट से, ठीक है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। तो वीना कन्वेंशन में क्या किया था? ह्यूमन राइट्स को क्या डिक्लेयर किया था? यूनिवर्सल, इंडिविजिबल, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। सो ये इंपॉर्टेंट था। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सेकेंडरी एविडेंस अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? तो सेकेंडरी एविडेंस इसमें से कौन सा कंसिडर कीजिएगा? देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पास दो टाइप के एविडेंस होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी एविडेंस और एक होते हैं सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है खुद, ठीक है, वो जैसे ओरिजिनल सेल डीड है कोई। सेकेंडरी एविडेंस, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो कोर्ट में, तो कोर्ट अलाउ कर सकता है उसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट एविडेंस, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एविडेंस। जैसे कि सर्टिफाइड कॉपीज हो सकती है, फोटो कॉपीज जो एक्यूरेटली आपने बनाई है, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है आपके सेकेंडरी एविडेंस में। तो इसमें देखो कि कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय, ठीक है, तो ये भी सही है, कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बना रहे। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आ जाता है। ऑरल अकाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेन्ड बाय समवन हु हैज सीन इट, तो ये भी सेकेंडरी में आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है? आपके सेकेंडरी एविडेंस में। और सेक्शन 57 बीएसए का डील करता है किससे? आपका एविडेंस टू इंक्लूड सेकेंडरी एविडेंस से डील करते हैं, जिसमें बताया हुआ है कि क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस में आता है। ठीक है, तो कॉपीज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बनाई है, ऑरल अकाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स जिसने उसको देखा था, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट पार्टीज हु डू नॉट एग्जीक्यूट देम, तो वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 57 काफी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एविडेंस से डील करता है। देन इन द कंटेक्स्ट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द टर्म एडजेक्टिव लॉ रेफर्स टू, तो टर्म एडजेक्टिव देखो हमारे लॉ के टू टाइप्स है, एक तो होता है प्रोसीजरल लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ को ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, प्रोसीजरल ही क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो लॉज टू टाइप्स के हैं। सब्सटेंटिव लॉ जिसमें आपके राइट्स, ड्यूटीज और एक तरह से आपके ऑफेंसेस बता दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ऑफेंस मेंशन किया है, राइट्स बताइए और ड्यूटीज बताइए, वो हो गया। जैसे बीएनएस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जिसमें बताया जाता है कि जो राइट्स हमारे उन सब्सटेंटिव लॉ में दिए जाते हैं उनको कैसे हमने इन्फोर्स करना है, पूरा प्रोसीजर जिसमें दिया होता है, वो हो गया हमारे प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ। जैसे बीएसए है, इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा, ठीक है, भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसे हमारे बीएनएसएस है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव लॉ है। तो सब्सटेंटिव लॉ की कौन से राइट्स है हमारे पास, और प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ वो राइट्स कैसे इन्फोर्स होंगे, तो वो चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ, तो ये चीज इसमें आ जाती है। तो इसमें पूछा गया था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीएसए द टर्म एडजेक्टिव लॉ रेफर्स टू तो रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग प्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एविडेंस इन कोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है? रूल्स और प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए जाते हैं। तो एडजेक्टिव लॉ कौन सा हो गया? प्रोसीजरल लॉ, जिसमें रूल्स एंड प्रोसीजर बताए जाते हैं सब्सटेंटिव लॉ के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आ जाता है 21st। ओके स्टूडेंट्स, आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।